हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रेप गुरु यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका सीयूटी मेंटर सिद्धार्थ और लेकर के आया हूं आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा करंट अफेयर्स की चीज़ें जो कि आपके सीयूटी एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकती हैं। तो आइए देखते हैं कि आज की क्या न्यूज़ है जो कि करंट अफेयर्स की जो कि आपके पेपर में आ सकती है। तो आज की जो पहली न्यूज़ है वो है इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन टू रन फ्रॉम जिंद डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। तो जो पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन है वो हमारी रन करने वाली है जिंद डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा से और ये जाएगी आपकी सोनीपत। तो हाइड्रोजन फ्यूल आखिर है क्या और हम लोग क्यों इसको यूज करना चाहते हैं? तो इंडिया का एक टारगेट है जो उसे अचीव करना है। क्या टारगेट है? नेट कार्बन इमिशन 0 बाय 2070। मतलब कार्बन को हमें जो अभी हम इमिट कर रहे हैं उसको 0 इमिट करना है 2070 तक। अच्छा, यहां पे जो कीवर्ड है वो है नेट। नेट का मतलब होता है किसी चीज की, दो चीज के बीच का डिफरेंस। तो जो नेट कार्बन इमिशन का मतलब ये हुआ कि कार्बन हम इमिट तो करेंगे, कार्बन का इमिशन तो होगा, पर जितना कार्बन हम इमिट करेंगे उतना ही कार्बन हमें एब्जॉर्ब करना होगा। मतलब अगर हमने एटमॉस्फेयर में 100 यूनिट्स ऑफ CO2 या फिर 100 यूनिट्स ऑफ ग्रीन हाउस गैस को हमने इमिट किया है तो उतना ही 100 यूनिट हमें एब्जॉर्ब करना होगा, जिन दोनों का डिफरेंस वुड बी 0। तो ऐसा हम कर क्यों रहे हैं? क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो ट्रेन्स हैं या तो वो डीजल पे चलती हैं या तो वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी पे चलती हैं। पहले चलते थे हमारे कोयला वाले जो इंजन थे, जो कि शोले मूवी में दिखाया गया है, पर फिलहाल जो अभी जो है वो ज्यादातर ट्रेन हमारी डीजल या फिर इलेक्ट्रिसिटी पे चल रही है। तो डीजल, अगर कोई इंजन डीजल इंजन है, इसका मतलब है कि वो ग्रीन हाउस गैसेस या कार्बन का इमिशन कर रहा होगा। अच्छा, इलेक्ट्रिक इंजन तो ऐसा कोई भी इमिशन नहीं करता, फिर क्यों उसे बोला गया है? तो इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे यहां प्रोड्यूस होती है वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी हमारी प्रोड्यूस होती है थर्मल पावर प्लांट से। किससे? थर्मल पावर प्लांट से। और थर्मल पावर प्लांट का जो इनपुट है वो क्या है? कोल, विच इज अ फॉसिल फ्यूल। मतलब हम कोल से पहले कोल को एज अ इनपुट यूज कर रहे हैं थर्मल पावर प्लांट में और उसके बाद उसी से बना रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो बेसिकली हम कोल पे डिपेंडेंट हैं, यानी हम फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंडेंट हैं। यानी थर्मल पावर प्लांट से भी क्या निकल रहा है? हमारा कार्बन। और इस कार्बन इमिशन को हमें 0 करना है, मतलब नेट को 0 करना है 2070 तक। ये हमारा एक टारगेट है। इसीलिए हमने स्विच किया है फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स टू रिन्यूएबल एनर्जी, जो कि है आपकी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को वाटर से इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और उसको एज अ फ्यूल हम यूज कर रहे हैं रादर देन नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जो कि है आपके फॉसिल फ्यूल। तो विंड, सोलर, हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, ये सब आपके रिन्यूएबल एनर्जी हैं, ठीक है। और फॉसिल फ्यूल ये जो है ये आपके नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है। तो हम स्विच कर रहे हैं फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी टू नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, क्योंकि कार्बन के कंटेंट और इमिशन को हमें कम करना है। तो जो पहला इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन प्लांट इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड नियर द रेलवे जंक्शन इन जिंद हरियाणा डिस्ट्रिक्ट इन ऑर्डर टू सपोर्ट दिस इनिशिएटिव। मतलब इंडिया का जो पहला हाइड्रोजन प्लांट है जिसपे हमारा इंजन चलने वाला है, रेलवे ट्रेन चलने वाली है, वो कहां पे सेटअप किया जा रहा है? वो जिंद हरियाणा में सेटअप किया जा रहा है, जिसकी वजह से ये जो हमारा मिशन है इसको पूरा किया जा सके। कार्बन इमिशन कम करने का एक सबसे बड़ा कारण है कि हमें ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है। अच्छा, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है सर? तो ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है कि अर्थ का जो टेम्परेचर है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर बढ़ता चला जा रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कुछ नेचुरल थ्रेट्स जो हैं वो आते हैं बाहर। जैसे कि अगर ग्लोबल वार्मिंग होगा, हमारी पृथ्वी अगर बहुत ज्यादा गर्म होगी तो हमारे जो पोलर एरियाज हैं, जो आइस शीट्स हैं, पोलर एरियाज, आइसबर्ग्स, आइस शीट्स, वो सारी हमारी पिघलने लगेंगी, जिसकी वजह से ओशन का वाटर बढ़ेगा, ओशन का लेवल बढ़ेगा, साथ ही साथ रिवर का लेवल बढ़ेगा।
इमेजिन जो हमारे सियाचिन ग्लेशियर है, गोमू ग्लेशियर है, जिससे गंगोत्री ग्लेशियर है, जिससे गंगा निकलती है, वो अगर पिघलने लग जाए, अगर वो पिघलने लगा तो इसका मतलब है कि गंगा के अंदर, गंगा नदी के अंदर ज्यादा पानी आ जाएगा, जिसकी वजह से बाढ़ यानी फ्लड्स आने की चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो ग्लोबल लेवल के ऊपर अगर ओशन का लेवल राइज हुआ तो जो आइलैंड्स हैं या फिर कोस्टल सिटीज हैं जैसे आपकी मुंबई हो गई, इन सबके सबमर्ज होने की चांसेस बढ़ जाएंगी। तो ये हमारे लिए एक थ्रेट है, क्योंकि बहुत सारे कोस्टल एरियाज जो हैं हमारे पोर्ट्स की तरह काम करते हैं, और इंडिया में जो है 9 कोस्टल स्टेट्स हैं। ये सारे क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट जो कि आपके पेपर में आ सकते हैं। 9 कोस्टल स्टेट्स हैं, अगर ग्लोबल वार्मिंग हुई तो इन 9 स्टेट्स में थ्रेट रहेगा हमारे कि ये सबमर्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो इन चीजों को ना होने देने के लिए हमने एक मिशन चूज किया है, नेट कार्बन इमिशन जीरो बाय 2070। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर है 2070, क्योंकि ये आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे हमने इस गोल को सेट किया है। ठीक है, तो दिसंबर 2023 तक ये जो हाइड्रोजन का प्लांट है ये आपका डेवलप हो जाएगा, यानी बन जाएगा, और ये जो ट्रेन है हमारी ट्रायल फेज में आ जाएगी। तो इंपॉर्टेंट ये है कि इंडिया का पहला हाइड्रोजन प्लांट जो था ये कहां पे सेटअप किया जा रहा है, वो है जिंद। 2070 ईयर इंपॉर्टेंट है। थर्मल पावर प्लांट में सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या इनपुट होता है, वो है कोल। कितने स्टेट्स हैं हमारे पास, 9 कोस्टल स्टेट्स हैं। ठीक है, नेट कार्बन इमिशन का मतलब ये नहीं होगा कि हम कार्बन को इमिट ही करना छोड़ देंगे, नहीं, कार्बन तो हम इमिट करेंगे, पर जितना इमिट करेंगे उतना ही हम उसको एब्जॉर्ब भी करेंगे। ठीक है, चलते बेटा आगे न्यूज, अगली न्यूज पे। अगली न्यूज है हमारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम 2023। तो एक रैंकिंग रिलीज हुई है जिसके अंदर ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम मतलब स्टार्टअप्स कहां पे इजीली ग्रो कर सकते हैं, कहां पे उनको ऐसा फेवरेबल कंडीशंस मिल रहा है कि वो इजीली ग्रो कर सके। मतलब जहां पे आपके सिंगल विंडो क्लियरेंस, ठीक है, सिंगल विंडो क्लियरेंस का मतलब जैसे अगर आप फाइल लेके गए तो आपको मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में जाने की जगह एक ही डिपार्टमेंट पे आप चले जा रहे हैं, वहां से ही आपको एनवायरमेंट क्लियरेंस भी मिल जा रहा है, साथ ही साथ आपको लैंड क्लियरेंस भी मिल जा रहा है। तो कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जो ऐसा प्रमोट कर रहे हैं, तो इस रिपोर्ट के हिसाब से बैंगलोर जो है हमारा 28th नंबर पे है, और फर्स्ट नंबर पे क्या है, सिलिकॉन। तो सिलिकॉन वैली जो है नंबर 1 पे है ग्लोबल इकोसिस्टम स्टार्टअप के लिए, क्योंकि वहां पे इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं कि लोग वहां पे जाना चाहते हैं। ठीक है, और बैंगलोर को ही हम इंडिया का सिलिकॉन सिटी कहते हैं क्योंकि आईटी हब है। तो सिलिकॉन वैली आईटी हब है, और इंडिया का सिलिकॉन वैली बैंगलोर वो भी आईटी हब है। ठीक है, तो फर्स्ट पे सिलिकॉन है, फिर कौन सा है, न्यूयॉर्क सिटी है, मुंबई हमारा जो है 31st प्लेस पे पहुंच चुका है। ठीक है, और उसके बाद दिल्ली हमारा 24th प्लेस पे पहुंच चुका है। इंडिया ने कुछ स्कीम्स लॉन्च की थी, जैसे मेक इन इंडिया लॉन्च किया था 2014 में। हो सकता है आपसे ईयर भी पूछ ले कि किस ईयर में मेक इन इंडिया को लॉन्च किया गया था, तो वो है आपका 2014। मेक इन इंडिया का मतलब ये था कि हमें अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाना है और इंपोर्ट को घटाना है। मतलब हमको अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, चीजों से बाहर से जो लाना है उस चीज को कम करना है, मतलब इंपोर्ट को कम करना है। आत्मनिर्भरता का जो कंसेप्ट है वो इसी से फुलफिल होगा। ज्यादा से ज्यादा हम चीजों को यहां बनाएं, प्रोड्यूस करें और उसे एक्सपोर्ट करें, और कम से कम चीजों को बाहर से हम इंपोर्ट करें। इससे हमारा फॉरेक्स मजबूत होगा, क्योंकि सारा ट्रेड जो है वो डॉलर्स में हो रहा है। तो अगर डॉलर हम एक्सपोर्ट करते हैं, सामान अगर हम किसी को बेचते हैं तो वो हमें पे करेगा डॉलर में, और अगर हम इंपोर्ट करेंगे इसका मतलब है कि हम उसे पे करेंगे डॉलर में। तो कंट्री में डॉलर का आना का मतलब है कि हमारा जो फॉरेन रिजर्व है फॉरेक्स वो मजबूत हो रहा है। तो कंट्री के लिए ये काफी बेनिफिशियल है, क्योंकि कंट्री का जीडीपी ओवरऑल किसी न किसी तरह आपका इंक्रीज होता रहेगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं, ये हमारी स्कीम है। अच्छा, एक स्कीम और है, स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया
2016 में। तो स्टार्टअप इंडिया जो है आपकी 2016 में आई थी। इसको इसलिए लाया गया था कि हम एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करें। एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं? तो इकोनॉमिक्स के हिसाब से जितने भी लोग रिस्क लेते हैं वो सारे लोग एंटरप्रेन्योर्स कहलाते हैं। एंटरप्रेन्योर्स जो है आपका लैंड, लेबर और कैपिटल, इन 3 चीजों का यूज करके अपने बिजनेस हाउसेस को बनाते हैं और अपने लिए प्रॉफिट या रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो बेसिकली एंटरप्रेन्योर्स जो है आपके क्या हैं? रिस्क टेकर्स। इस स्कीम के बाद से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रिस्क टेकर बनना चाहते थे, वो बाहर निकल के आए और उसी का रिजल्ट है कि जो इंडिया की जो रैंकिंग है बैंगलोर की, ये काफी बढ़ती हुई चली जा रही है। और इस समय 2023 में इसकी जो रैंक है वो है 28 और इसके पहले थी वो 22। तो लगातार इंप्रूवमेंट इसमें देखा जा रहा है। अगली न्यूज है हमारी सिंगर एंड कंपोजर शंकर महादेवन रिसीव्स ऑनररी डॉक्टरेट इन यूके। शंकर महादेवन को तो सारे लोग ही जानते होंगे क्योंकि इन्होंने एक बार रिकॉर्ड बनाया था 3 मिनट का ब्रेथलेस सॉन्ग गा करके। ब्रेथलेस मतलब कि एक सांस में इन्होंने पूरा गाना गाया था विदाउट एनी ब्रेक। हम सब के लिए तो ये बहुत ही मुश्किल बात है, पर इनके लिए, इस स्माइलिंग फेस के लिए ये काफी इजी है। तो ब्रेथलेस गाना गाना, उसके बाद ये म्यूजिक कंपोजर भी हैं कई सारी मूवीज में, जैसे दिल चाहता है मूवी, ठीक है ना, फ्रेंड्स के ऊपर जो मूवी थी, जिसने सबसे पहले ये स्टार्ट किया कि अगर मतलब दोस्ती है तो गोवा तो जरूर ही जाना है। उसके आगे बाद जाकर के आए जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, वो तो एक अलग कंसेप्ट है, पर दिल चाहता है कि जो म्यूजिक थी वो इन्होंने ही दी थी। तो एग्जेम्पलरी काम करने के लिए, एग्जेम्पलरी म्यूजिक देने के लिए और सिंगिंग के लिए ऑनररी डॉक्टरेट की इनको उपाधि दी गई है। कहां पे दी गई है? यूके के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है जो पेपर में एज इट इज आ सकती है हमारे सीयूईटी में। वो है नरेंद्र मोदी रिसीव्स इजिप्ट्स हाईएस्ट ऑनर ऑर्डर ऑफ द नाइल। क्या है? ऑर्डर ऑफ द नाइल। अच्छा, ये किसी के मन में क्यों नहीं आ रहा है, या फिर शायद आ भी रहा हो, ऑर्डर ऑफ द इजिप्ट क्यों नहीं है? ठीक है, ऑर्डर ऑफ द इजिप्ट क्यों नहीं है? क्योंकि बच्चों जो नाइल रिवर है वो क्या है? नाइल रिवर इज द गिफ्ट ऑफ इजिप्ट। नाइल रिवर इज द गिफ्ट ऑफ इजिप्ट। किसी भी कंट्री को ग्रो करने के लिए वाटर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। जैसे इंडिया में भी क्या है? पंजाब, वहां पे 5 नदियां हैं, फिर गंगा, यमुना। तो ये सारी जो रिवर्स हैं ये फर्टाइल प्लेन को, हमें किसी भी लैंड को फर्टाइल बनाती है, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, फार्मिंग बढ़ती है, उसकी वजह से फार्मर्स के अंदर प्रॉस्पेरिटी आती है। और कोई भी सिविलाइजेशन जो है आपकी इसी के अराउंड रिवॉल्व करती है। अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन देखेंगे तो इंडस नदी के किनारे, ऋग्वैदिक सिविलाइजेशन देखेंगे तो सरस्वती रिवर के किनारे। तो रिवर के ही आसपास जो है एक सिविलाइजेशन इवॉल्व करती है, इसीलिए नाइल इज द गिफ्ट ऑफ इजिप्ट। तो जो वहां पे इजिप्ट के अंदर आपकी सिविलाइजेशन को सस्टेन करती रही वो रिवर थी आपकी नाइल। नाइल एक और चीज है कि नाइल इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। कैसी है? लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। इसके बाद है आपकी सेकंड नंबर पे अमेजॉन रिवर। नाइल रिवर जो है आपकी जाके मिलती है मेडिटेरेनियन सी में, मतलब इट फ्लोज इनटू मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, जैसे गंगा रिवर बे ऑफ बंगाल में जाकर के डेल्टा बनाती है, वैसे ही नाइल रिवर जो है आपकी मेडिटेरेनियन सी में जाती है। 2 तरह की नाइल रिवर है। आगे एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल, और ये दोनों आपस में जाके मिलती हैं और बन जाती हैं नाइल। तो 2 अगर नाइल हैं तो इन दोनों के सोर्सेज भी हमें पता होने चाहिए। हो सकता है ज्योग्राफी में या फिर पेपर में, जनरल टेस्ट में हमसे पूछ लिया जाए कि इन दोनों ब्लू नाइल का सोर्स क्या है, कि कहां से ये आ रही है। तो ब्लू नाइल आ रही है हमारी लेक ताना से, और व्हाइट नाइल आ रही है हमारी लेक विक्टोरिया से।
ठीक है, लाइफ ऑफ जो नाइल है इसे गिफ्ट ऑफ इजिप्ट भी हम कहते हैं। इसीलिए जो अवार्ड है उसका नाम क्या है, ऑर्डर ऑफ द नाइल। मतलब बेसिकली जो ये रिवर है उसके प्रोमिनेंस को, उसकी एग्जिस्टेंस को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि वो लाइफ लाइन है हमारी, कहाँ की, इजिप्ट की। ये अवार्ड दिया किसने है, इजिप्शियन प्रेसिडेंट अब्देल फतह अल सीसी। किसने दिया है, अब्देल फतह अल सीसी। और जो इजिप्शियन प्रेसिडेंट थे, ये इस बार के इंडिया के रिपब्लिक डे की जो परेड हुई थी उसके चीफ गेस्ट भी थे। तो काफी सारे क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको इसके अंदर बता दिए। आप सारे फैक्ट्स को नोट करते हुए चलें और समझते हुए भी चलें, जिसकी वजह से आपको कनेक्टिविटी के थ्रू याद रहेंगी चीजें, और दूसरे फैक्ट्स भी आपको लगातार याद रहेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जो कि है आईआईटी कानपुर सक्सेसफुली कंडक्ट्स टेस्ट फ्लाइट फॉर क्लाउड सीडिंग। क्लाउड सीडिंग हमें जानना बहुत जरूरी है कि होता क्या है। तो क्लाउड सीडिंग का बेसिकली मतलब है आर्टिफिशियल रेन। अच्छा, आर्टिफिशियल रेन हम कराएंगे कहां, आर्टिफिशियल रेन हम कराएंगे वहीं पे जहां पे आपका रेन डेफिसिट होगा, मतलब जहां पे पानी की कमी होगी, उसी एरिया को तो क्या चाहिए होगा, आर्टिफिशियल रेन। ठीक है, अगर रेन डेफिसिट एरिया है मतलब वहां पे क्रॉप, यानी वहां पे आपका फार्मिंग एक्टिविटी जो है वो अफेक्ट हो रही होगी। हो सकता है वहां के किसानों को पानी चाहिए हो और पानी ना हो। ऐसा भी हो सकता है अक्सर की जो मानसून्स हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं, कभी मानसून जल्दी आ जाता है, कभी मानसून लेट आता है। तो इसकी वजह से जो भी क्रॉप्स लगाई जाती हैं, अगर उनको इरिगेशन के लिए पानी नहीं मिलेगा तो वो फेल कर जाएंगी, और जिसकी वजह से जो फार्मर्स हैं वो काफी ज्यादा डेट में आ जाएंगे। एक फार्मर डेट में जैसे ही आते हैं तो एक डेट साइकिल बन जाती है, विशियस साइकिल, और उसके बाद जो एंड रिजल्ट होता है वो फार्मर कभी कभार सुसाइड भी कर लेते हैं। तो बेसिकली रेन डेफिसिट एरियाज को वाटर प्रोवाइड करने के लिए हम आर्टिफिशियल क्लाउड सीडिंग कर रहे हैं, जिसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है किन एजेंट्स का इस्तेमाल हो रहा है वो है सिल्वर आयोडाइड, ड्राई आइस, सॉल्ट। ड्राई आइस को ही हम कहते हैं सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ही हम क्या कहते हैं, ड्राई आइस। तो बेसिकली इनको ले करके, देखो ये प्लेन जा रहा है, ठीक है, इस प्लेन में ले करके इनको हम जाते हैं और क्लाउड्स के पास इनको हम छोड़ देते हैं। जैसा कि हमें पता है कि क्लाउड का फॉर्मेशन एक छोटे डस्ट पार्टिकल या फिर सॉल्ट पार्टिकल के अराउंड होता है, तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा क्लाउड बनने लगते हैं। ठीक है, उसके बाद जब क्लाउड्स बन जाते हैं तो उसके बाद ऑब्वियसली उसके अंदर क्या होता है, कंडेंसेशन। तो जब कंडेंसेशन होता है तो ये जो ड्रॉपलेट्स थे ये सारे के सारे कंडेंस होते हैं, ठंडे होते हैं और वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज होते हैं, और उसके कुछ टाइम बाद जब क्लाउड इन वाटर को नहीं होल्ड कर सकता तो बारिश हो जाती है। बारिश हो जाने के कारण जो आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग, मतलब वो सारे एरिया जहां पे पानी की कमी थी तो वो तो रेन डेफिसिट एरिया है, पर अगर वहां बारिश हो रही है और वो रेन वाटर को कैच कर रहे हैं तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। एक स्कीम भी चल रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, कैच द रेन कैंपेन, कैच द रेन कैंपेन। ये वाटर का इस्तेमाल फिर वो अपने इरिगेशन, मतलब खेती सिंचाई के लिए, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, इन सब चीजों के लिए वो यूज कर सकते हैं। तो मेन जो क्वेश्चन है वो आ सकता है कि किसने किया है, तो किया है ये आईआईटी कानपुर ने। दूसरा क्वेश्चन जो आ सकता है वो हो सकता है कि इसके एजेंट्स कौन कौन है, तो वो है सिल्वर आयोडाइड, ड्राई आइस, सॉल्ट। ठीक है, तो सिल्वर आयोडाइड इज द मेन कंपोनेंट जो हमें याद रखना है। ये प्रोजेक्ट इनिशिएट हुआ था 2017 में और आईआईटी कानपुर ने इस प्रोजेक्ट को लीड किया था, और उसमें भी जो प्रोफेसर थे मनिंद्र अग्रवाल, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को हेड किया था। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का सेक्शन, जिसमें हमने कुछ टॉपिक्स चूज किए थे जो कि सीयूईटी में आने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
अच्छा, नेक्स्ट जो है इसी पे हमारे कुछ एमसीक्यू भी बेस्ड हैं जो कि नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तो आप करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं, उसके बाद उन एमसीक्यूज को अटेम्प्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ ये देख सकते हैं कि आपकी रिटेंटिविटी कितनी ज़्यादा है, आप कितना रिटेन कर पा रहे हैं। तो हम दोनों प्रैक्टिस लेकर के आपके पास आए हैं। वापस आइएगा, नए करंट अफेयर्स के साथ आऊंगा मैं, आपका मेंटर सिद्धार्थ। और हमारे चैनल पे को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, लगातार बने रहिए इस कंटेंट को देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।